हेलो, गुड मॉर्निंग क्लास। ग्रुप वन में जो अपना पेपर है ऑडिटिंग, उसका आज हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं। ऑडिटिंग का अर्थ कल हमने समझ लिया था। आज हम अंकेक्षण के उद्देश्यों के बारे में चर्चा करेंगे कि आखिर ऐसे क्या कारण है या किन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए अंकेक्षण कोई भी फर्म अपनी संस्था के लिए आवश्यक मानती है। तो संस्था के लिए अंकेक्षण के क्या लाभ हैं या उससे वे किन किन गलतियों को ढूंढ पाते हैं जिससे उसकी संस्था को नुकसान हो सकता था, उन सभी उद्देश्यों की चर्चा करेंगे। हम सभी ये जानते हैं कि जैसे जैसे बिजनेस का क्राइटेरिया बढ़ता जा रहा है, अंकेक्षण की ज़रूरत उतनी ज़्यादा होती जा रही है। हमने कल भी इस बात पर चर्चा की थी कि छोटे मोटे स्तर के जो व्यापार होते हैं उसमें तो जो व्यापारी चाहे वो प्रोफेशनल ट्रेन नहीं होता है, फिर भी वो अपनी संस्था के लाभ हानि को निकाल पाता है। लेकिन जब वृहद स्तर की संस्थाएं व्यापार क्षेत्र में कदम रखती हैं, तो उनका सैकड़ों कर्मचारियों के साथ जो रोज़ का लेखा जोखा रखना होता है, वो करते समय कभी ना कभी ऐसा ज़रूर होता है कि कुछ गलतियां अशुद्धियां रह जाती हैं। इसलिए समय के बदलने के साथ साथ और जटिलताओं के बढ़ने के साथ साथ एक प्रोफेशनल अंकेशक की ज़रूरत पड़ने लगी है। पैमाने के बढ़ने के कारण ही आज अंकेक्षण यानी ऑडिटिंग को इतनी इम्पोर्टेंस मिलने लगी है जो शायद पहले नहीं थी। क्योंकि एक अंकेक्षक का सबसे महत्वपूर्ण और फंडामेंटल ऑब्जेक्टिव होता है, वो यही पता लगाना होता है कि कोई भी संस्था की अपनी आर्थिक स्थिति और लाभ हानि का सच्चा और उचित प्रदर्शन करता है या नहीं। यानी उनकी जो ट्रेडिंग अकाउंट है, P&L अकाउंट है और बैलेंस शीट है, वो प्रॉपर वे में बनी है या नहीं बनी है। अंकेक्षण के उद्देश्यों को हम दो तीन भागों में बांट के समझेंगे, जिसमें सबसे पहले हम इसके मुख्य उद्देश्य की चर्चा करेंगे। जो मेन पर्पस ऑफ द ऑडिटिंग है उसके बारे में चर्चा करेंगे। उद्देश्य। ऑडिटिंग का मुख्य उद्देश्य व्यापारिक लेखों की सत्यता की जांच और यह मालूम करना है कि लेखे विधान अनुसार बनाए हुए हैं या नहीं। तो जो भी अकाउंट अपन बनाते हैं, चाहे वो ट्रेडिंग अकाउंट हो, P&L अकाउंट हो या और भी अदर जर्नल एंट्रीज हो, वो सभी की जांच करके ये पता लगाना कि ये सब रूल के अकॉर्डिंग बने हैं या नहीं। हम जानते हैं कि कॉमर्स में सारा जो लेखे जोखे होते हैं वो नियमों पर आधारित होते हैं। तो नियमों को ध्यान में रखते हुए हमने एंट्रीज की है या नहीं की है ये पता लगाते हैं। और हिसाब किताब सत्य है या नहीं है, कहीं कुछ घोटाला तो नहीं किया हुआ है, सभी तरह के खर्चों को दिखाया गया है या नहीं दिखाया गया है, नियमानुसार उसका प्रदर्शन किया है या नहीं किया है, ये सभी की जांच करना इसका मुख्य उद्देश्य माना जाता है। दूसरा जो इसका अपन उद्देश्य बोल सकते हैं वो होता है इसका सहायक उद्देश्य। जब हम मुख्य उद्देश्य की बात करते हैं कि हमें अपने जो लेखा पुस्तकें हैं उसकी जांच करनी है, तो उसकी सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि हम ये पता लगाएं कि कहीं हमारी संस्था के जो लेखे जोखे हुए हैं उसमें कोई छल कपट तो नहीं हुआ है या किताब में कुछ अशुद्धियाँ तो नहीं हैं। अगर हम अपने कार्य की अशुद्धियाँ निकाल लेते हैं तो ऑटोमेटिक हमारे जो संस्था के जो लेखे हैं उसमें अशुद्धियों को हटा देंगे तो हमारी जो लेखा पुस्तकें हैं वो ठीक हो जाती हैं। तो अब सहायक उद्देश्यों में वो जो सबसे महत्वपूर्ण अंकेक्षण कार्य करता है, जो उसका उद्देश्य होता है ऑडिटिंग का कि वो क्या करेगा, तो एक अंकेक्षक सबसे पहले त्रुटियों को ढूंढता है। यानी जितने भी फ्रॉड्स हुए हैं, एरर्स हुए हैं, उन डिस्कवरी ऑफ एरर्स करता है। यानी कि वो उन त्रुटियों को ढूंढ निकालेगा जो कि लेखों में दिखाई दे रही हैं। अधिकतर अशुद्धियां लापरवाही और अज्ञानता के कारण होती है। जानबूझ के तो कोई भी संस्था में लेखा गलत तरीके से नहीं करता है, लेकिन हाँ इसकी एक वजह लापरवाही, काम ढंग से ना करना या उसका पूरा नॉलेज ना होना, ये एक कारण हो सकता है। कभी कभी बारीकी से जांच करने पर पता चलता है कि कुछ अशुद्धियां जानबूझकर की गई हैं। हमने हजारों लाखों करोड़ों का घोटाला तो सुना ही होगा। तो बड़ी बड़ी फर्मों में भी ऐसा देखने को मिलता है कि कुछ लोग जानबूझकर संस्था से अपना निजी फायदा उठाने के लिए कुछ झोलझाल करते हैं, कुछ जानबूझकर छल कपट करके बैलेंस कर देते हैं और जो राशि वो खुद के लिए चाहते हैं उसे अलग दिखा देते हैं। ऐसी अशुद्धियां संस्था के लिए न केवल नुकसानदेह होती हैं, बल्कि संस्था को लॉन्ग टर्म लॉस भी
डाल देती है। इसलिए हर वर्ष इसका पता लगाना संस्था के लिए ज़रूरी हो जाता है। ऐसी अशुद्धियों का प्रभाव, अगर हम एंट्रीज गलत करेंगे तो इसका सीधा प्रभाव हमारे ट्रेडिंग पीएनएल और बैलेंस शीट पर आता है। तो एक अंकेशक मुख्य कार्य जो करेगा वो है, सबसे पहला हमने एरर्स ऑमिशन, भूल की अशुद्धियों की एंट्रीज, हमने करेक्शन एंट्रीज हमने पहले भी करी हुई हैं। तो हम ये सभी जानते हैं कि भूल से अगर किसी तरह से कोई लेखा पुस्तकों में एंट्री डेबिट की क्रेडिट या क्रेडिट की डेबिट हो जाती है तो उन अशुद्धियों को दूर करना अंकेक्षण का उद्देश्य होता है। जब भी कोई लेन देन प्रारंभिक लेखों की पुस्तकों में लिखने से बिल्कुल छूट ही जाता है, जैसे हम उसे करना ही भूल गए हैं, यानी कि ना तो उसको अपन ने जर्नल एंट्रीज में डाला है, ना उसकी खतौनी में हमने किसी तरह से उसको ट्रायल बैलेंस में उसकी एंट्री की है, तो इस तरह की जो भूल हो जाती है कि हम उसको ऐड करना ही भूल गए हैं, तो इसका पता लगा लिया जाता है। अब आता है कि हमने एंट्री तो कर दी है, भूले नहीं है, लेकिन एंट्री हमने गलत कर दी है। अब ये गलती हम रुपयों के लेन देन संबंधी कर सकते हैं, जैसे कि हमने जोड़ लगाना, गणना करना, या डेबिट का क्रेडिट कर देना, गलत लिख देना। कोई अमाउंट है जो 41,000 लिखा जाना है, लेकिन हमने उसकी जोड़ गलत कर दी है या एक ज़ीरो कम डाल दिया है, तो ये गलतियाँ ढूंढनी होती है। नेक्स्ट जो अशुद्धियाँ ढूंढना होता है वो होती है क्षतिपूर्ति की अशुद्धियाँ। देखो, कई बार ऐसी जर्नल एंट्रीज करते समय डेबिट और क्रेडिट बैलेंस और ट्रायल बैलेंस का जो दोनों साइड है वो इक्वल तो आ जाता है, तो हमें लगता है कि भाई हमने एंट्रीज और सब ठीक से की है, इसलिए हमारे इक्वल आया। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि कुछ हम जो एंट्रीज होती हैं वो अ, किसी व्यक्ति के नाम से अगर कोई अमाउंट अगर अपन को भरना होता है, तो वो अगर अपन 500 रुपये भरते हैं तो क्रेडिट में भी वही बैलेंस दिखा देते हैं। तो ऐसे में जब वो एडजस्ट होता है तो बैलेंस हमारा मिलना तय है। इसलिए ऐसी अशुद्धियाँ ढूंढी जाती हैं और इन अशुद्धियों को क्षतिपूर्ति अशुद्धियाँ कहते हैं। जैसे इसमें देखो एक लिखा हुआ है कि नाम खाते में 225 रुपये नाम करने के स्थान पर, कि भाई हमको डेबिट करना था, उसमें हमने सिर्फ 25 रुपये डेबिट किए, और इसे क्रेडिट करना था 600 रुपये, उसको सिर्फ 425। अब 200 रुपये का जो अंतर आ गया, इस 200 रुपये के अंतर अंतर दोनों साइड में दिखा रहा है। तो हमने और हमें हमारी जो ट्रायल बैलेंस की टोटलिंग है वो हमें सेम दिखाई दे रही है, क्योंकि दोनों तरफ हमने एंट्रीज की है लेकिन अमाउंट गलत भरा है, 200 रुपये का। तो इस तरह की जो अशुद्धियाँ होती हैं उसको ढूंढना ऑडिटर का कार्य होता है। जो एरर्स ऑडिटिंग में ढूंढा जाता है वो होता है कि जैसे हमने पहले भी लिखा है कि भाई विधान पूर्वक कार्य हुआ है या नहीं हुआ है, ऑडिटर इसका ध्यान रखता है। तो विधान पूर्वक मतलब नियमों के अनुसार, तो दोहरा लेखा प्रणाली में जब अपन जर्नल एंट्रीज और करते हैं तो वो नियमों पर आधारित होती है। अगर कोई ज्ञान के अभाव में गलत एंट्रीज करता है तो इसका भी भुगतान संस्था को करना पड़ता है। तो वो ज्ञान के अभाव में जो एंट्रीज गलत कर दी गई हैं उनको ढूंढना, फिर उनको ठीक करना एरर्स ऑफ प्रिंसिपल के अंतर्गत आता है। अगला जो अंकेशक कार्य करता है वो होता है दोबारा लिखी जाने वाली त्रुटियां। कुछ गलतियां ऐसी भी हो जाती है प्रारंभिक पुस्तकों को दोबारा लिखते समय कि हम किसी भी खाता बही में 2 बार खाता दिया जाता है, जैसे कि राम से 300 रुपये प्राप्त हुए और उसे पुस्तकों में 2 बार लिख दिया जाए, तो दोनों ही बार राम के खाते में हमने जमा बता दिया। अब ऐसी ऐसी त्रुटि असावधानी के कारण कि हमने एंट्रीज डबल बार कर दी, तो ऐसी जो दोबारा लिखी जाने वाली त्रुटियां होती हैं अंकेशक उसे निकालता है और ऐसी त्रुटियों को नैतिक जांच द्वारा मालूम करता है।